नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की खास खबरों के साथ। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मतदान से पहले अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया पूरी तरह से चुनावी रण में कूद चुकी हैं। बंतो कटारिया ने अंबाला शहर की कई विधानसभा सीटों का दौरा कर वोट मांगने की अपील की। बंतो कटारिया ने जहां वोट की अपील की, वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी विरोधी दलों को जमकर निशाने पर लिया। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस ही अपने साथ झूठ का एक ट्रक लेकर चलते हैं। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी तंज कसा। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल आज कहां हैं, ये सब जानते हैं। लगने लग गया मोदी जी की इतनी गारंटियां हैं। मोदी जी कारण आज आप मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे, मोदी जी कामों को लेके। नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को, बंतो कटारिया जी को, असीम गोयल को आपका बड़ा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और भाई अब दूसरे लोग आएंगे, ये कह देंगे हम तो पेंशन 5,000 कर देंगे, हम ये कर देंगे। इनसे पूछना, जब पुराने 60 साल थारी सरकारें रही, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीला सिंह सैनी जी, इसके अध्यक्ष लीला सिंह सैनी जी, अपने जिला के मुख्यमंत्री लीला सिंह सैनी जी, सब पर विश्वास जताया और कटारिया जी के परिवार को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। हरियाणा सरकार में उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर बीजेपी दोबारा इतिहास रचेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ आइए, उनसे कुछ राजनीतिक मसलों पर बातचीत करते हैं। सर, कल आपकी जो है वो विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। किस मसलों पर जो है चर्चा हुई? ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा की तैयारी के साथ बड़े बड़े नेता आने वाले। रैली है, जिला लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, और इस रैलियों की तैयारी को लेकर सब लोग विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में लग रहे हैं। जिसका जो दायित्व है उस दायित्व पे काम करेंगे और रूसे को मनाना और केंद्र प्रदेश की जो नीति है धरातल पहुंचाने के काम, हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। सर, एक जगह पर जहां काफी जगहों पर ऐसा भी सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको क्या देखते हैं? क्या लगता है वाकई में किसान जो है विरोध कर रहे हैं? अरे हमारा कहीं विरोध नहीं हो रहा। कुछ लोग जिनकी टिकट नहीं बटी वो विरोध कर रहे हैं। हमारा सब साथ है, सब विकास, सब ठीक है, ना कोई विरोध कर रहा। एक विरोध कंपनी है जो कुछ लोग हैं वो इसे किसी के सामने खड़े हो गए, मीडिया में चर्चित होने, इस तरह का। देश में कौन विरोध कर रहा भारतीय जनता पार्टी का? ना देश में कर रहा, ना प्रदेश में कर रहा। हर व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, देश की सीमा की सुरक्षा की बात कर रहा है, देश के विकास की बात कर रहा है, जातिवाद से छुटकारे की बात करता है। हम सब लोग काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई आदमी, और उनका कोई होने वाला नहीं, चलने वाले भी नहीं है। सर, आपके एक सहयोगी चौधरी वीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आरोप लगाया है कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, क्या कहेंगे? हाँ, मान सम्मान केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए, इसे नहीं मिला। ना वो केंद्रीय मंत्री बनाए, ना उनको टिकट दी, ना उनको कांग्रेस में जो मिला ना वो मिला, कुछ मिला नहीं। जो बीजेपी ने दिया वो कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, जो बीजेपी के ना हुआ वो कभी किसी के ना हुआ। सर, अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें तो 4.5 साल तक आपके साथ वो सत्ता में रहे, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है वो 200 भी पार नहीं होंगे। उनका अपना मामला है, कौन क्या कह रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे ना रहेंगे, उनका अपना परिवार। हम तो 400 पार कर लेंगे, उनकी पता नहीं कहाँ रहेंगे कहाँ न रहेंगे। पर मेरा कहना है कि अपनी पार्टी में मिलकर काम करें देश के लिए। सर, 10 की 10 सीटों पे प्रत्याशी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 6 कांग्रेस से आए हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? पिछली बार 10 सीटें जीती थी। देश के क्या है कि सबसे पार्टी जो कांग्रेस में हो, किसी दल में हो, जितने बढ़िया लोग होंगे सब बीजेपी में आएंगे और बीजेपी के लिए लोग काम करते हैं। और बीजेपी देश की पार्टी है। और हमने कब कहा कांग्रेस में सारे घटिया आदमी है? कांग्रेस के कोई बढ़िया मित्र हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, जो देश के लिए काम करें, उनका स्वागत भी करते हैं और लड़ाते भी हैं।
थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के बयान पर एलएनओ प्रधान सचिव अभय सिंह चौटाला ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने एलएनओ और जेजेपी को एक करने के बयान पर अभय सिंह चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि अजय सिंह और उनके पूरे परिवार का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात करते थे, लेकिन इस सत्ता हाथ में आते ही पूरे प्रदेश को लूटने में लग गए और बड़े बड़े घोटाले करके हजारों करोड़ रुपए हजम कर गए। इन्होंने जो लूट मचाई है और जो कुकर्म किए हैं, उससे लोगों के मन में इनके प्रति नफरत भर गई है। ये चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक है। पहले तो ये बताए वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था और इस तरह के हालात प्रदेश में थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों की और क्यों उस हमारी चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रचा। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस चर्चा में अनुराग डांडा ने चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अनुराग डांडा ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो है सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि उन्हें बराबरी के मौके से प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा, उनसे बात करते हैं। सर, कैथल का प्रकरण हुआ, उस मामले में जो है 5 कर्मचारियों को सस्पेंड जो है कर दिया गया, इसके बावजूद भी आपकी शिकायत? हम तो यही पूछ रहे हैं कि सस्पेंड कैसे किया? जो अनुबंधित कर्मचारी है, जो HKRN में भर्ती है, उसको सस्पेंड कैसे किया? उसके तो कोई सर्विस नियम ऐसे होते नहीं, परमानेंट जॉब में होते हैं सस्पेंशन। तो पहले वो लीपापोती करने की कोशिश की गई। जब उससे बात नहीं बनी, पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हुई, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ऐसा भद्दा जवाब दिया जाए किसी को। तो इन्होंने उपचुनाव अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। अब हमारा सवाल यह है कि एक ही अपराध में उपचुनाव अधिकारी तो सस्पेंड होता है और चुनाव अधिकारी के ऊपर आंच तक नहीं आती, ना उनका ट्रांसफर होता। ये कैसे संभव है? या तो अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अपराध हुआ है तो उपचुनाव अधिकारी के साथ साथ चुनाव अधिकारी को भी सस्पेंड होना चाहिए था या ट्रांसफर होना चाहिए था। अब उपचुनाव अधिकारी को सस्पेंड करते हैं, चुनाव अधिकारी को नहीं करते। किसकी शय है चुनाव अधिकारी को? ये वही चुनाव अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इशारे पर अपनी कार्रवाइयां स्थगित करते हैं, उनको चुनावी फायदा पहुंचाते हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसी खबरें लगातार वहां लोकल अखबारों में छपती हैं। तो इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कहीं ना कहीं कि चुनाव अधिकारी को वहीं पर रखना है। ऐसे चुनाव अधिकारी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद हम कैसे करें? हमारा सवाल तो स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग से यही है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सब कुछ जनता वोट करना चाहती है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना तो चुनाव आयोग का काम है। वो तो वही उपलब्ध कराएंगे, वो तो कोई और नहीं करा सकता। सर, अगर बात करें, कल जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए थे, उसको लेकर भी आप लोगों की आरोप या शिकायत है कि आप लोगों को जो है रैली से पहले जो है रोड शो से पहले परमिशन दे दी गई थी, बाद में आके उसमें कुछ दिक्कतें जो है प्रशासन द्वारा की गई। कल भी इसी तरीके की घटना हुई। माननीय भगवंत मान जी के रोड शो की सारी परमिशन हमने चुनाव आयोग से पहले ही ले ली थी। ये रोड शो शुरू होने से ठीक पहले डीसी ऑफिस की कोई टीम वहां पे पहुंची, बहुत सारे अधिकारी उसमें आए और कहा कि ये होर्डिंग उतारिए, ये पोस्टर उतारिए। उसका वीडियो भी मैंने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये कहां तक जायज है? ये कहां तक सही है? क्या ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है? क्या ये हमारे सपोर्टर्स को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि पूरा चुनाव आयोग ही झुका हुआ है किसी एक तरफ? तो ये सही नहीं है। और जब सारी परमिशंस नियम के मुताबिक चुनाव आयोग से पहले ही ले ली गई थी, तो इस तरीके का दखल रोड शो के दौरान बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और अपने अधिकारियों को हिदायत देनी चाहिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल ये कि जेजेपी में एक बिखराव शुरू हो गया है। आज जो वर्तमान विधायक बरवाला से जोगीराम सिहाग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दे दिया गया था और भी बहुत सारे छोटे बड़े नेताओं की तरफ से इस्तीफा दे दिया। कैसे देखते हैं?
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मैं तो यही कहूंगा, जब 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के जिस तरीके से लूटा है हरियाणा की जनता को, जिस तरीके से परेशान किया है, उसका जवाब दे रहे हैं लोग। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को परेशान किया, अपमानित किया, त्रस्त किया है, उसका जवाब दे रहे हैं लोग। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जेजेपी आज सरकार से बाहर है। मैंने 6 महीने पहले कहा था कि जिस दिन ये सरकार से बाहर होंगे या चुनाव आएगा, भगदड़ मचेगी, एक आदमी टिकट देने के लिए भी नहीं बचेगा जेजेपी के अंदर। आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में वही हालत जेजेपी की होने जा रही है। और बीजेपी भी आज सरकार में एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसी उनके पास है, इसलिए इनके लोग अभी इनके भाग नहीं रहे हैं। जिस दिन बीजेपी चुनाव में जाएगी, विधानसभा चुनाव में जाएगी, हरियाणा बीजेपी का भी यही हश्र होगा, एक आदमी इनके पास नहीं बचेगा, नाम लेवा नहीं होगा हरियाणा में कोई इनका। तो ये भगदड़ सिर्फ इसलिए मची है कि ये लोग अपना काम लेके जब इनके पास जाते थे 10 साल तक, 4.5 साल तक, तो इन्होंने उनके ऊपर लाठियां चलाई, उनको अपमानित किया, सड़कों पर घसीटा अपनी मांगे लेके जब वो जाते थे। अब जब ये जा रहे हैं जनता के घर पे, तो जनता भी शठे शाठ्यम समाचरित वही व्यवहार कर रही है जो इन्होंने 4.5 साल तक किया उनके साथ। सर ठीक है, जेजेपी को आज जितने भी मुख्य विपक्षी पार्टियां वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी करती है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, इनकी भी एक अहम भूमिका कहीं ना कहीं 10 सीट जिताने में रही है। आज कुछ जो बड़े नेता हैं उनके कांग्रेस में जाने की भी जो है खबर आ रही है। तो ऐसे में फिर जो किसान विरोधी होगा उसको लेके क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं पार्टियों का नहीं दिखेगा? देखिए, पार्टी के फैसलों का जो पूरा प्रभाव है वो पार्टी के ऊपर जाता है। पार्टी एक विचारधारा होती है, व्यक्तियों को मिला के पार्टी नहीं बनती है, बल्कि एक विचारधारा एक पार्टी होती है, और उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं या कितने उसको छोड़ रहे हैं, इससे तय होता है कि उस विचारधारा के अंदर आज कितना दम बचा है। ये चौटाला परिवार की विचारधारा थी कि उन्होंने सत्ता के लालच में सत्ता को प्रायोरिटी दी और अपने किसानों का साथ नहीं दिया। हमने उस वक्त भी कहा था कि आप किसानों का साथ देना चाहते हैं तो छोड़िए सत्ता, आइए मैदान में। इन्होंने उस वक्त सत्ता को प्रायोरिटी दी। तो ये इनकी विचारधारा है कि हमारे लिए सत्ता अहम है, किसान अहम नहीं है। आज उस विचारधारा को इनके सारे साथी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के आप जो है वो सदस्य हैं, और हरियाणा में आम जो कांग्रेस है उसकी तरफ से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी करीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं के ऊपर जो है प्रचार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो उनको कवर कर चुके हैं, पार्टी की बाकी मीटिंग्स और गतिविधियां भी चल रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अब तो अपने प्रत्याशियों के नाम सामने ले आने चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत जल्द उम्मीदवार आ भी जाएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची थी, ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इस पूरे एरिया को बताते थे, लेकिन इस बार दाने नहीं है इनके पास। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे लास्ट फेज में धकेल दिया, 25 मई तक इस चुनाव को लेकर के चले गए। इनको लगा कि बहुत लंबे चुनाव कैंपेन में ये एक्सपोज करेंगे। जो भी किया जा रहा है रणनीति के तहत किया जा रहा है और बिल्कुल सही किया जा रहा है। और जैसे ही इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे, आप देखेंगे आपको स्पष्ट तौर पे फर्क नजर आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन 10-0 से हरियाणा के अंदर जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए हैं उसका वो क्या जवाब देते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से एक के बाद एक झटके झेल रही जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फतेहाबाद जिले में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। पूर्व विधायक सरदार निशांत सिंह करीब 5.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को लिखे अपने पत्र में निशांत सिंह ने कहा कि मैं निजी कारणों से जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हूं। चर्चाएं नहीं है, हम तो आपके समक्ष बैठे हैं और इस्तीफा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और मौखिक तौर पे दिया है, उसको विधिवत रिटर्न में देने का काम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलकर के अगला कदम क्या होगा उसका निर्णय करेंगे। तो आपके साथ कुछ और भी साथ में जा सकते हैं जेजेपी से, या क्या इसके बारे में? देखो, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मैं किसी को कहूंगा नहीं कि वो छोड़ करके पार्टी हमारे साथ आए। जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो साथ हैं, वो कितने भी आए, उनका काम है। खबर करनाल से है, जहां जिले की घरौंदा अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई है।
मंडी में बीते साल से अधिक खरीद का लक्ष्य तय किया गया था। मौसम के प्रभाव के कारण गेहूं में नमी की मात्रा अधिक होने की वजह से खरीदी में देरी हुई है। बता दें कि सरकार ने प्रदेश की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू किए जाने की घोषणा की थी। मंडी प्रधान सुखबीर संधू ने कहा कि सीजन को लेकर सभी प्रबंध किए गए हैं। गेहूं का उठान समय पर हो और मंडी में किसानों को फसल उतारने के लिए पूरी जगह मिले, इसके लिए भी मार्किंग की गई है। हमारी मंडी में 2 दिन से जो गेहूं की आवक शुरू हुई है। कल भी 6000 क्विंटल के आसपास माल था, आज भी 1000 क्विंटल के आसपास अब तक माल आ चुका है। तीनों खरीद एजेंसियां खरीद के लिए तैयार है, मौके पर आई हुई है। तो कुछ डेयरियों को हमने निरीक्षण किया है। अभी जो ज्यादातर जो मॉइस्चर है वो अभी डेयरियों में ज्यादा है, तो एजेंसियों को हिदायत दे दी गई है जितना भी सूखा माल है और एज पर गवर्नमेंट नॉर्म मॉइस्चर जिसका ठीक है वो सारी डेयरी परचेज कर ले, ताकि किसानों का जो है सारा माल परचेज किया जा सके। हाँ जी, तो गेहूं खरीद आज शुरू कर दी गई है? हाँ, आज गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। तो कैसे क्या व्यवस्था रहेगी, क्या निर्देश जारी होंगे? व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था रहेगी। हमारी सभी एजेंसियों से बातचीत हो चुकी है और सबसे बातचीत करने के बाद ही हमने आज गेहूं की खरीद शुरू की है। सब ये 3 एजेंसी हैं यहाँ पर। एक 2 नंबर प्लेटी वेयर हाउस को आउटिंग की है जी, उसका 1 दिन था। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए साल 2024 से 26 के लिए करनाल से लेवल 3 की परीक्षा की शुरुआत की गई। इस परीक्षा में करनाल जिले के 294 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहे। प्रदेश भर के 35,000 बच्चों ने लेवल 1 की परीक्षा दी, जिनमें से 6,000 बच्चों को लेवल 3 की परीक्षा के लिए चुना गया। अब लेवल 3 की परीक्षा के माध्यम से 3,000 बच्चों को उच्च स्तर की ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। जिला विज्ञान विशेषज्ञ दीपक शर्मा ने बताया कि इस सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मैं आपके सामने मिशन बुनियाद को लेकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 8th क्लास में अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था तो हमने मिशन बुनियाद के लिए एग्ज़ाम की तैयारी की और इसके एग्ज़ाम दिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं घरोंडा मिशन बुनियाद के सेंटर पे अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। आज हमारे पास मिशन बुनियाद की लेवल 3 की परीक्षा है, जिसमें करनाल जिले से 294 जो विद्यार्थी हैं जो हमारे लेवल 2 में जिनका चयन किया गया था, उन विद्यार्थियों की परीक्षा है। और उस परीक्षा के बाद हमारे पास 1 घंटे की परीक्षा है। उसके बाद मिशन बुनियाद का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ होगा और इसमें 294 विद्यार्थी, उनके माता पिता और सभी स्कूल्स के प्रधानाचार्य और अध्यापकगण इसके अंदर भाग ले रहे हैं। आज करनाल से हम 8 अप्रैल से ये लेवल 3 और ओरिएंटेशन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से 294 बच्चे आज लेवल 3 में भाग ले रहे हैं। साथ में उनके अभिभावक आए हैं, जिनके साथ हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा इतना बेहतरीन प्रोग्राम शुरू करा गया, उसकी सारी जानकारी आज इनके साथ साझा करेंगे। 9वीं और 10वीं के बच्चों को करनाल के अंदर 5 सेंटर बनाए गए हैं, पूरे हरियाणा में 103 है। वहां पर बच्चों को उसके साथ जोड़कर एक टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और जिसका मेन उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, जो जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा 12वीं के बाद हमारे बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को फेस करने को मिलती है, और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने पोटेंशियल बच्चों के अंदर है। उनका लेवल 3 होने के बाद वो अपने अपने सेंटर्स में जाएंगे, वहाँ वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे 2 साल के लिए। 9th और 10th में उनको एक एडवांस लेवल की पढ़ाई करवाई जाएगी, जो स्कूल से, जो उनके पिछले स्कूल हैं उनसे काफ़ी अच्छी होगी। उनको वहाँ पढ़ाकर एक कंपटीशन लेवल के लिए तैयार करा जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे से पीछे छूट जाते हैं, और ये बुनियाद एक ऐसा प्रोग्राम है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां चैत्र नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत देवी मां के पूजन के साथ हुई। आपको बता दें कि 52 शक्तिपीठों में से हरियाणा की एकमात्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में प्रथम नवरात्रि में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मां भद्रकाली अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु प्राचीन कूप की मेहरबा पर मिट्टी के बने घोड़े अर्पित करते हैं। पहले दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने घोड़े अर्पित किए और मां भद्रकाली का आशीर्वाद लिया। जय माता दी, जय मां भद्रकाली। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भद्रकाली शक्तिपीठ पावन शक्तिपीठों में शोभायमान है और यहाँ पर मां सती का दाएं टखना विराजमान है। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ रचाया और वहाँ भगवान शिव और मां सती को नहीं बुलाया तो वहाँ मां सती बिना बुलाए पहुंची। भगवान शिव का अपमान हुआ तो उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। भगवान शिव उस पार्थिव देह के साथ भगवान ब्रह्मांड का विचरण करने लगे तो भगवान विष्णु ने सृष्टि को चलायमान रखने के लिए मां सती के अंगों को 52 भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार वे अंग जहां जहां गिरे वे पावन शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ पर श्री देवी के ऊपर मां सती का दाया टखना विराजमान है। हम 15 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हमारी जो मनोकामना हो हम माता रानी को याद ही करें, उसी टाइम पूरी हो जाती है हमारी मनोकामना। हम कहते हैं जैसे हमारी मनोकामना माता रानी पूरी करती है ऐसे सबकी बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। माता रानी इतनी सुंदर लग रही है ना, माता रानी का स्वरूप देखने योग्य है। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज नवरात्रों में प्रथम नवरात्रा है और पावन शक्तिपीठों में से भद्रकाली माता भी एक सिद्ध पीठ है और लाखों लोग नवरात्रों में आज श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुख समृद्धि दे, शांति दे, परिवार में सुख बनाए रखे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता के बहुत खुले और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं और मैं सबको माता से प्रार्थना करता हूँ कि सबको दर्शन दे अपने खुले और सबके हृदय में वास करे माता। पूर्व हरियाणा सरकार मंत्री गीता भुक्कल ने अपने निवास स्थान पर कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को झज्जर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गीता भुक्कल ने प्रदेश सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बीजेपी की कई मंत्रियों और विधायकों से बातचीत हुई है जो कि सीएम की कार्यशैली से नाराज हैं। उन्होंने एक तरह से सीएम को सलाह देते हुए कहा कि आम जनता को बरगलाने की बजाय सीएम को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि विरोध अगर जनता में चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, लोकतंत्र में तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है, लोगों के लिए सरकार होती है। तो हमारे माननीय है, आदरणीय अरविंद शर्मा जी हमारे यहाँ से सांसद हैं। हम भी उनसे कई बार पूछ चुके हैं, वो भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि रोहतक लोकसभा के लिए और विशेष तौर से झज्जर के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। हमारे झज्जर शहर की सड़कें लगातार 3-4 साल हो गया खुदी हुई पड़ी हैं, पीने पानी की समस्या इतनी ज्यादा आ रही है। यहाँ पर लगातार हमारे सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम साइबर सिटी में 100% मतदान करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल की है। लोकसभा 2024 का बिगुल बजते ही जिला प्रशासन ने जिले में 100% मतदान करवाने के लिए कमर कस ली है। जिले में 100% मतदान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक तंत्र किसी न किसी रूप में आम नागरिक से लेकर अलग अलग संस्थाओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी निशांत कुमार यादव ने मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल की ओपीडी स्लिप में अलग से मोहर लगाकर मतदान के लिए जागरूक करने की नई पहल की है। जैसा आपको सभी को मालूम है, न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में 25 मई को जो है वो चुनाव होगा 6ठे चरण में। तो न केवल हरियाणा के, मैं अगर कहूँ इलेक्शन कमीशन से और भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मीटिंग ली थी उसमें बताया गया था कि कुछ पहल की जाए जिसमें चुनाव का पर्व देश का गर्व के आधार पे पहल करते हुए कुछ नए ऐसे इनोवेशन किए जाएं। तो माननीय जिला उपायुक्त निशांत यादव जी के दिशा निर्देशों में अनुसार हमने स्वास्थ्य विभाग के
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।